अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सियासी तौर पर बहुत सी चीजें जरूर हुई, चाहे वो वफाकी काबीना का इजलास हो या फिर इससे बढ़कर जो आज नई मॉनेटरी पॉलिसी आई, और उसमें साथ में ये भी इंकिशाफ किया गया है कि जहां एक तरफ अफराते ज़र में कुछ फर्क पड़ा है, वहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी कमी आई है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं? जिस तरह एक रोज पहले अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी ये अवाम के सामने बात रखी थी कि अगले 6 माह में बहुत सी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन सबसे पहले हम उस इशू की तरफ आएंगे जो कि सानह साहिवाल से रिलेटेड है, और क्योंकि इस पे जब से ये वाकया हुआ है उसके बाद से लेके अब तक इतने यू टर्न्स आ चुके हैं कि अब लगता यह है कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और खासतौर पर जो सिक्योरिटी एहलकार JIT रिपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ मुतजाद बातें करते रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में इस पर बात करना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से CTD के उन एहलकारों ने अपने स्टेटमेंट को डिसओन किया और उन्होंने ये कहा कि वो जो मकतूलीन थे जो उस गाड़ी में सवार थे वो मकतूलीन के ऊपर हमने फायरिंग नहीं की, कितना बड़ा ये यू टर्न साबित होगा। और सबसे बढ़कर ये बात भी है कि जो मकतूलीन की फैमिली है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस रखती है कि जब तक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता उस वक्त तक वो किसी भी किस्म का कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट से भी वो रुजू कर चुके हैं। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जिस तरह कैबिनेट मीटिंग की मैंने बात की है, कैबिनेट मीटिंग में जहां बहुत से अहम फैसले हुए हैं, वहीं उन 172 लोगों के नाम जिनके नाम ECL में डाले गए थे उसके ऊपर भी बात की गई है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। और फवाद चौधरी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब के लिए कोई NRO नहीं हो सकता, ना ही उनको ECL से हटाने की इस वक्त कोई बात की जा रही है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पाकपतन दरबार अराजी केस की जो JIT की रिपोर्ट है उसमें ये बड़ा इंकिशाफ भी किया गया है, और साथ में ये क्लैरिफाई भी किया गया है कि उस पूरे इशू की जो सही रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब भी हैं। और शायद इसी पैराए में, इसी सियासी माहौल को मद्देनजर रखते हुए आज जब नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की अपने वकील से, तो वो जो उसकी गुफ्तगू के कुछ मदरजात बाहर आए उसमें यही कहा उन्होंने कि जो मुख्तदिर इदारे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो सलाखों से बाहर आए और अवाम उनको एक मरतबा फिर इक़्तिदार में ला सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक केस से उनको रिलीफ मिले तो दूसरे केस में उनको बंद कर दिया जाए। ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करना चाहूंगी। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन किया है, सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, पंजाब काबीना की अहम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करना चाहूंगी कादिर बलोच साहब सर आपसे। सर ये जो सानह साहिवाल है इसमें हर गुजरते दिन के साथ एक नया मोड़ आता है। जुडिशल कमीशन की तश्कील, आज जो सेनेट में सर दाखिला कमेटी ने रिपोर्ट दी है उन्होंने भी कहा है कि कमीशन बनना चाहिए, फैमिली भी उनकी ये कह रही है कि कमीशन बनना चाहिए। लेकिन सर जो CTD के एहलकार हैं वो तो आज एक नई बात करते हैं कि हमने तो फायरिंग ही नहीं की, और जब हमने फायरिंग नहीं की तो मकतूलीन हमारे हाथों से मरे नहीं। तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा यू टर्न है और क्या इससे फर्क पड़ेगा केस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रही है ये कैसे हो सकता है। अब तक जो था जो 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 कहानी फीड की जाती रही मीडिया को, अवाम के सामने लाया गया, असेंबली के सामने लाया गया, सेनेट के सामने लाया गया, जहां पर उन्होंने ओन किया था, जहां पर वीडियोस थे, जहां पर नक्शे बक्शे बनाए गए, सब कुछ कहा गया कि इन्होंने फायर की, और उन्होंने माना कि जी बेगुनाही में हमने 3 आदमी मार दिए, लेकिन एक सस्पेक्ट था और उस सस्पेक्ट की वजह से ये बेगुनाह मारे गए वगैरह वगैरह। और आज एक नई कहानी आ रही है कि वो ओन ही नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये फायरिंग की थी या उनके हाथों में मरे थे। तो ये तो एक गवर्नमेंट या एक अरेंजमेंट या एक स्टेट की एक्टिविटी नहीं लग रही है, ये अजीब सा कोई तमाशा, ये ड्रामे की कार्रवाई लग रहा है कि हुकूमत हो, वहां पर मुकल्लम एक काबीना हो, उसका वजीर आला हो, वजीर हो, एक मरकजी काबीना हो, वजीर आजम हो, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज भी हों, और आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान भी मकसद है कि जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उस तरह से उनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट सी बनती है। इन सब के सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की कोशिश की जाए, इतनी बड़ी यूटर्न्स की गुंजाइश पैदा की जाए, मैं तो हैरान हूं कि इनको इस किस्म की जुर्रत कैसे उसकी ऐसी कार्रवाई होता है। और ये अकेले वो तो नहीं है, बल्कि बेशुमार और लोगों ने ये कार्रवाई देखी।
तो इस गवर्नमेंट के लिए ये मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई गवर्नमेंट चल रही है, कोई गवर्नमेंटल अरेंजमेंट है या स्टेट के लिए मामलात को इस तरीके से चलाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में स्टोन एज में भी इस किस्म की कार्रवाई की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। लम्हा फिक्रिया है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, मरकजी गवर्नमेंट के लिए, इवन हमारे असेंबली के लिए, कौमी असेंबली और सेनेट के लिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस किस्म की पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, ऐसी यूटर्न और डिसोन करने की कार्रवाई कैसे की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन पराचा साहब सर एक बिल्कुल ठीक, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ बलोच साहब। पराचा साहब सर एक तो ये कि जो बार बार जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, आज वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहली स्टेज पे जिन लोगों ने फायरिंग की, अगर वो बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट आज JIT के सामने देते हैं तो फिर सर इसका मतलब क्या समझा जाए कि वो तो फिर अपने आप को मुर्द इल्जाम ही नहीं ठहरा रहे। बहुत शुक्रिया। यही तो सबसे बड़ा जुर्म या एक और जुर्म का इजाफा हो गया CTD एहलकारों के खिलाफ कि वो बार बार, सबसे पहले क्या खबर थी, उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि जी अगवाकार थे, बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे थे, हमने जो है इन बच्चों को रिकवर किया है। वो तो बेचारे बच्चों ने कहा कि ये हमारे पेरेंट्स को मार दिया। फिर दूसरा बयान आया कि नहीं जी वो उन्होंने हमें फायर किया और फिर हम जवाबी फायर हम पे हुआ, पता चला कि नहीं वो अगवाकार वाली कहानी गलत थी, ये कहानी आ गई। फिर तीसरी कहानी आई। अब तो देखिए ये जो मर्जी कहते रहें, खुद पंजाब की हुकूमत ने, वफाकी वुज़रा ने यहाँ तस्लीम किया है कि जो खलील फैमिली थी वो बेगुनाह थी। वो खलील फैमिली बेगुनाह मारी गई, खलील फैमिली का कत्ल हुआ, इन्होंने कत्ल किया, जो आज अपनी बयान बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनके बदलते बयानात सबसे बड़ा इनके खिलाफ सबूत है। इसका मतलब जो लूप होल्स हमारे कानून में मौजूद हैं वो फिर उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई लूप होल नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। देखिए कातिल कभी नहीं कहता कि मैंने मर्डर किया है। कातिल हमेशा कहता है कि मैं था नहीं। ये जो एक कानून में एक वर्ड है एलेबाई करते हैं, ये कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पूरा मुल्क इसको देख रहा है, बाहर भी देखा जा रहा है कि एक 3 बेगुनाह इंसान मारे गए, बेदर्दी से मारे गए। 13 गोलियां मारी गई एक बंदे को, 6 गोलियां उस बच्ची को मारी गई। 13 साला लड़की को इसलिए मारा गया कि वो आई विटनेस ना बने। आज अगर ये कह रहे हैं कि हमने तो नहीं मारा, तो पहले 3 जो बयानात दिए, मैं कहता हूं किसी और एविडेंस की, किसी और प्रूफ की क्या जरूरत है। आपने बेगुनाह लोगों को मारा है, आपके हाथ में एक कानून है, आपने कानून से हट के कोई किसी की जाती रंजिश थी। जब ये इन्वेस्टिगेशन हो और यकीनन ये JIT जो बनी है वो भी पुलिस वालों पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया में ये इस पुलिस की पैरेलल कोई नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि जो वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आते ही मैं सजावार जो है उसको रिस्पांसिबल ठहराऊंगा और सजा भी दूंगा। देखिए हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ट्रांसफर किया उन्होंने, सर बरतरफ नहीं किया। सुनिए बात ये है, जो मौके के एहलकार थे, किसी ने उनको या तो ऑर्डर दिया हो बड़े अफसरों ने कि तुम जाके गोली मारो, किसी ने नहीं दिया। ट्रांसफर इसलिए किया गया कि उनके सबऑर्डिनेट जो लोग थे उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। हम ये कहते हैं कि जो एहलकार मुलव्वस हैं उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वरना पुलिस के ऊपर वाले ओहदेदारान जो है वो अपने नीचे वालों को फिर बचाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी देर के लिए टेलीफोन लाइन के ऊपर। कायरा साहब, सर ये फरमाएगा कि ये जो आज CTD के एहलकार जो इस वक्त मुअत्तल हैं, ले रहे हैं कि जी हमने तो फायरिंग ही नहीं की साहिवाल इंसिडेंट के ऊपर, सर स्टेटमेंट से मुकर जाना, उनको पता है कि कानून में कुछ सुकम मौजूद है। आज उन्होंने जो बच्चा था उसके स्टेटमेंट के ऊपर भी कहा कि इस पर भी बहाम हो सकता है क्योंकि वो बच्चा उस वक्त शौक में था और उसने कह दिया कि मेरे वाले तो पैसे भी देने को तैयार थे। तो सर क्या एक एक करके ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह से बचाया जाए, या आपको लगता है कि खुद इतनी संजीदा नहीं है गवर्नमेंट सर कि इस केस को टेकअप कर सके? जो आप बयान फरमा रही है कि जी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि जी हमने फायरिंग नहीं की, तो वो फॉलो तो कर रहे थे इस गाड़ी को, ये तो एडमिट कर रहे हैं। सर वो आज उन्होंने कहा कि हमने उन पे फायरिंग ही नहीं की उस गाड़ी के ऊपर। वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तो उनको फॉलो कर रहे थे। 2 पुलिस की गाड़ियां थी, मौके पे मौजूद थे, फुटेज इनकी बनी हुई है। तो अगर ये फायरिंग नहीं कर रहे तो इतनी बड़ी फायरिंग, इतनी ज्यादा फायरिंग किसने की? और वो फायरिंग जो बाकायदा बच्चों को निकालने के बाद भी सुनाई दे रही है, आखिर किसी ने तो की होगी, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में हुई है, तो फिर किसने की है? तो ये बात तो नहीं चलेगी जी। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है, ये CTD एक अच्छा इदारा बना और उसने बड़ा अच्छा काम भी किया दहशतगर्दी के
इस अमल के खिलाफ पड़ी, उनकी कामयाब इसमें कर ली गई, लेकिन इस सारे अमल ने CTD को भी बदनाम कर दिया, उसके ऊपर भी धब्बा लगा दिया, उसके काम के ऊपर, उसकी शोहरत के ऊपर। अब सवाल ये है कि इनको कोई इतला होगी, हो सकता है हो, बाज़ औक़ात गलत इतला आ जाती है, कमजोर इतला होती है, या किसी की बात के ऊपर ज्यादा रिएक्शन हो जाता है। हालांकि ये बड़ा जिम्मेदार इदारा है ये, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये CTD का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपस में जॉइंट ऑपरेशन था, और जिम्मेदारी की बात हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर वाकया हो गया, ये गए इन्होंने किसी डर से, किसी खदशे से, कुछ वाकया हो गया, इनसे बंदे को कत्ल हो गए एक बंदे के शक में, तो उस दिन CM साहब ने फौरी तौर पे इतला मांगी होगी ना, IG साहब ने मांगी होगी, चीफ मिनिस्टर ने इतला मांगी होगी, रिपोर्ट मांगी होगी, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी गई होगी। अगर उनको दुरुस्त रिपोर्ट दी गई तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता। अगर गलत इतला दी गई, जिसने दी उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये अगर इनको इतला मिल गई थी उसी दिन, दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब मीडिया पे आते, उस खानदान से माफी मांगते, और वो इस पंजाब के सरबराह है ना इन इदारों के, वो इदारे के बिहाफ पे कि मेरे इदारे से ये कोताही हुई, गुनाह हुआ, गलती हुई, लेकिन उनसे ये बेगुनाह लोग मारे गए हैं, एक बंदे पे हमें शक है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये बेगुनाह लोग मारे गए हैं। मैं उन खानदानों से भी माजरत करता हूँ, माफी मांगता हूँ, कौम से भी माफी मांगता हूँ। उनके दिलों पे कुछ मरहम लगता, कुछ उनको दुख कम होता। ये दूसरे दिन खड़े होकर इनके वज़रा बाकायदा CTD के वही मौका बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि ये सारे ही दहशतगर्द थे। सर इस पे फिर खान साहब ने इंटरवीन किया था ना, कायरा साहब, उन्होंने कहा था कि गलत स्टेटमेंट्स ना दिए जाएं, और सबके स्टेटमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मियां असलम साहब सर हमारे साथ PTI को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और पंजाब कैबिनेट के मेंबर भी हैं। मियां असलम साहब, सर CM पंजाब ने उसी दिन पिन पॉइंट भी किया, अगले दिन भी उनसे बार बार मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा जब रिपोर्ट आएगी मैं फौरी एक्शन लूंगा और आप लोग देखेंगे भी। अब जो सर उनके भाई हैं मकतूल के, वो ये कह रहे हैं कि इस GIT के ऊपर हम एतमाद नहीं करते, लाहौर हाई कोर्ट भी वो रुजू कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक कमीशन नहीं बनेगा अदालती, तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। सर इसको कंसिडर कर रही है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया सना आपका। देखें, मुझे रोकना नहीं चाहिए, जिनके ऊपर इतला है शायद वज़ीर आज़म साहब ने कमीशन पे एग्री किया है। सर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फौरी कमीशन नहीं बनाया जाएगा जब तक अगर अपोजिशन ने जोर डाला या जरूरत पड़ी तो कमीशन बनेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त इनिशियली नहीं बन सका। जी असलम साहब। जी सर। जी, इसमें रिक्वेस्ट यूँ है कि जो असम्बली के अंदर हमारी अपोजिशन और हमने असम्बली के अंदर जो ड्यूरिंग द सेशन डिबेट हुई थी, उस डिबेट के अंदर जब JIT के उस रिपोर्ट जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी उसके ऊपर डिस्कशन हुई, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें से ज़्यादा दोस्तों ने आदम एतमाद का इजहार किया था, और हमने एक खुली ऑप्शन उनके साथ रखी थी अपनी अपोजिशन के साथ कि अगर आप ये मुनासिब समझते हैं कि जुडिशल कमीशन होने चाहिए तो हमें इस मामले में कोई एतराज़ नहीं है। मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है कि JIT की रिपोर्ट और कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, और इसके बावजूद अगर जो ख़ानदान है जो जिसके ऊपर ये क़यामत गुजरी है, अगर वो इससे सेटिस्फाई ना हुआ तो डेफिनेटली हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, और उस जुडिशल कमीशन को लाजमी बात है चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हाई कोर्ट को लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके मुताबिक जो भी चीज़ें होंगी हम उसको करेंगे। देखें, जब किसी भी मुल्ज़म के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है वो अपनी सफाई में जो मर्जी कहता रहे, लेकिन एविडेंस तो देखने हैं किसने क्या किया। ये वाकया कैमरे की आंख ने भी देखा है, सब ने देखा है, ये कुछ छुपा हुआ वाकया नहीं है, रात के अंधेरे में वाकया नहीं हुआ, ये सुबह की रोशनी में वाकया है। लेकिन उसके बावजूद उन एहलकारों का मुकर जाना आपके ख्याल में खुद ये हैरत की बात नहीं है कि हर चीज मौजूद है? वो आखिरी टाइम के ऊपर वो कहते हैं हमने फायरिंग ही नहीं की, ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिन नहीं दिया था। चलें देखें, मैंने या आपने उनकी जगह पे कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। एक जुडिशल कमीशन बना है, लेट द जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कम, उसको आने दें। जिस तरह से जो ख़ानदान है जो जिनकी शहादतें हुई हैं
वो जिस तरह से सेटिस्फाई होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस तरह ही करेगी। देखें, इसमें हमारी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। पहले दिन उनकी एक FIR हुई, उनके ख़ानदान ने कहा हमारी तरफ से नहीं हुई, जो उन्होंने लिख के दिया उसके मुताबिक उसकी FIR हुई। जो बंदे सस्पेंड करने थे वो बंदे सस्पेंड किए। वो सारा अमल जो हम किसी हद तक इन्वेस्टिगेशन से पहले कर सकते थे वो सारा कुछ कर दिया है। अब जो भी फाइंडिंग जुडिशियल कमीशन की आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ कि अगर ख़ानदान, उनके ख़ानदान के लोग सेटिस्फाई ना हुए तो जुडिशियल कमीशन तो फिर हम बनाने में हमें कोई आर नहीं है। हम डेफिनेटली जुडिशियल कमीशन की तरफ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दे, जहां ये एक बड़ा केस जरूर इस वक्त कैबिनेट भी मौजूद है, पीटीआई की गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है और उसके ऊपर रोजाना डिबेट भी होती है। वहीं लगता यह है कि शायद जुडिशियल कमीशन की तश्कील अभी फाइनल मराहिल में दाखिल नहीं हो सकी है। लेकिन इससे हट के भी आज कुछ और अहम चीजें हुई हैं वफाकी काबीना के इजलास में, जिस पर हमने बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं हमने ये भी देखा कि जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें बुरी भी साबित हुई। कादिर बलोच साहब, सर मैं आपसे आगाज करूंगी। जब भी इकोनॉमी की बात आती है मोरद इल्जाम नून लीग की गवर्नमेंट को ठहराया जाता है। आज भी यही डिबेट हुई कि अफरात ज़र कहां पर खड़ा है और जो माली खसारा है वो कहां पर खड़ा है। लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, सर आज मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले ही एक दिन पहले कह चुके थे कि अगले 6 माह में चीजें बहुत बेहतर होंगी, यानी इसका मतलब यह कि फौरी तौर पर उम्मीद ना की जाए। सर क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है और जिस तरह खान साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं अगले 6 माह के बाद का पाकिस्तान, आपको लगता है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी? बीबी, पहली बात तो ये है कि कम से कम 3 गवर्नमेंट्स मेरे होते हुए जब मैं सियासत में था तो चेंज हुए हैं। 2002 की गवर्नमेंट, फिर 2008 के बाद गवर्नमेंट में तब्दीली आई, फिर 2013 में गवर्नमेंट में तब्दीली आई और भी 2018 में गवर्नमेंट में तब्दीली आई है। आप फिगर्स उठा के देखने की कोशिश कीजिए कि किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था जब नई गवर्नमेंट्स आई है। पुरानी गवर्नमेंट जो कुछ भी छोड़ गए थे इस किस्म के इल्जाम लोग देते रहे हैं, लेकिन हमने जब छोड़ा तब भी 15-16 अरब के रिजर्व्स थे। कीमतें बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे थी। डॉलर उस वक्त पर एक्सचेंज हो रहा था 104, 105 पे, और फिर बाद में जब केयर टेकर की बारी आई तो 110 तक पहुंच गए थे। ठीक है, और अफरात ज़र जो है ना बिल्कुल कंट्रोल हो चुका था। मामलात सीधी राह पे चल रहे थे, किसी किस्म की कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं बनी थी और न मीडिया ने इसको उछाला, न कोई बातचीत की गई, न कुछ किया गया, सवाए इनके रिटॉरिक्स के, जो इलेक्शन के रिटॉरिक्स थे। अब अगर इनसे कुछ बन नहीं पा रही है तो इस किस्म के इल्जामात को स्टॉप करें, देखने की कोशिश करें। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं कह रहा हूं वो छुपी हुई है, कोई नई चीज आने वाली है जिसको वो सामने लाएंगे। एक तो बात ये हुआ, रह गया जहां तक ये क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। ये 6 महीने की बात जो रज़ाक दाऊद साहब ने की है, हमारी दुआएं उसके साथ है, लेकिन ये ख्वाहिशात है और ख्वाहिशात के लिए ग्राउंड में कोई एग्जिस्ट चीज। जी हेलो, जी सर फरमाइएगा, सर बात कंप्लीट कर लें। हाँ, ग्राउंड पे इस वक्त क्या कोई इंडिकेशन इस किस्म की नहीं आ रही है, कोई ऐसी कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, सवाए इसके कि इधर उधर से जो चीज मांगी तांगी वाली चीजें आ रही हैं, कुछ डॉलर आ रहे हैं, उनको एक बिलियन आ रहा है उसको वहां पर डाल रहे हैं, दूसरा बिलियन आ रहा है उसको वहां पर डाल रहे हैं। ये इधर से मांग के उधर कर लेना, उधर से मांग के उधर कर लेना। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी एज सच इस किस्म की नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये अज्यूम कर सके कि बूमिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इस वक्त तमाम की तमाम एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल फ्रंट पे वो हॉल्टेड है। कोई इन्वेस्टर बाहर नहीं आ रहा है पैसे लगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी थी, वो रुक गई है। खौफ और हरास का एक माहौल है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रहा है। अब वो क्या कुछ करेंगे, कौम ये जानना चाहती है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उसको सामने लाया जाए, जिसके ऊपर कौम भी यकीन करे और जो इन्वेस्टर है वो भी यकीन कर सके। लेकिन जो पॉलिसीज आज आ रही हैं अंदर का इन्वेस्टर और जी कादिर बलोच साहब, लेकिन जिस तरह आज पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट ने तो बड़ा खुल के आवाम को कह दिया ना कि हमारे पास तो इतने अभी पैसे नहीं है कि हम सब्सिडी भी दें और आवाम को कुछ रिलीफ दें। तो जो हो सकता है इस वक्त उन हालात में वही कर सकेगी गवर्नमेंट।
मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं कि और मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। मुश्किलात इतनी पैदा की जा चुकी हैं कि शायद अवाम का जो सब्र का जो ना वो पैमाना है वो लबरेज हो जाए। अभी 135-140 के ऊपर डॉलर पहुंच चुका है, कीमतें ऑलरेडी दुगनी हो चुकी हैं। अच्छा कादिर बलोच साहब से मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। तो ठीक है सर, यानी असद उमर साहब ने वैसे सर कहा है कि IMF के पास हम फाइनली जा रहे हैं। मियां असलम साहब, सर एक तो वफाकी गवर्नमेंट फिर असद उमर साहब की जो वजारत है वो भी बड़ा कुछ डिमांड करती है, लेकिन पंजाब जो इतना इंपॉर्टेंट सूबा है सर, उसमें आपको कितनी हद तक लगता है कि बेहतरी आ सकती है, और क्या ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है अगले 6 माह में कुछ उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी होगी उसमें, क्योंकि पंजाब तो सेंटर है इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से? जी सना, गुजारिश ये है कि पहले थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है और कहाँ पर खड़े हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है नहीं आ रही उसकी मैं डिटेल दे देता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो दूसरे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जो फरमा रहे थे, उन्हें चाहिए कि मौके पे जाके चेक कर लें कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। गुजारिश ये है, जो पिछली गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इक़दामात किए, कर्जे पे कर्जा, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेते रहे, हम तो उनका गन साफ कर रहे हैं। अब मेरा जो सूबा पंजाब है ये 1200 अरब रुपए का मकरूज छोड़ के गए हैं। अब 1200 अरब रुपया उसके ऊपर जो सूद देना है वो सारे मामलात हैं, वो 1200 अरब रुपया किधर गया? आप मुझे बताएं इनसे पूछ के। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम वो वाला काम नहीं करना चाह रहे कि जब हम हुकूमत में जा रहे हो, हमारे लिए भी आसान काम है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को कहें कि जनाब आप मेहरबानी करें, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान की बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी आप गिरवी रखवाएं, कर्जे लेकर आएँ। जब आप जा रहे हो तो पता चले कि एक बच्चे के ऊपर, जो पाकिस्तान का बच्चा है, एक शहरी जो है, उसके ऊपर 3 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया, कोई मसला नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। आप हमें यह बता देना कि ये जो 1200 रुपया आप मकरूज छोड़ के गए हैं सूबा पंजाब, मैं नहीं कह रहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है, आप इसको चेक कर लें कि ये 1200 रुपया किधर गया। अब जो आपने उधार लिया हुआ, महंगे तरीन कर्जे लिए हैं, वो महंगे तरीन कर्जे तो हमने उतारने हैं ना, आपको तो कोई परवाह नहीं है। आपकी तो पाकिस्तान में कोई चीज है ही नहीं, आपकी तो जायदादें बाहर हैं, आप इंजॉय करें, आप हमें दूसरी तरफ लगा दें। मियां साहब, सब कुछ बुरा ठीक है, कंसिडर हो गया पिछली गवर्नमेंट का, अब ये करंट गवर्नमेंट क्या करेगी सर? जी सुनिए, अब उन कर्जों से हम जिनको वापस करने हैं, जिनको सॉवरेन गारंटियां आपने दी हैं, उनको क्या कहें कि हमने आपके कर्जे वापस नहीं करने हैं, हमने वापस करने हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है पंजाब के हवाले से, अभी आपका क्वेश्चन था कि हमने पहली बारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है उसके अंदर अपनी 3 चीजें रखी हैं। एक 10% ग्रोथ रखी है इंडस्ट्री की। सेकेंडली हमने 5 लाख अपने जो हुकूमती इदारे हैं वहां से हमने 5 लाख स्किल्ड लेबर पैदा करनी है। हमने 12 लाख जो नौकरियां पंजाब के हिस्से में आई हैं। सर 50 लाख पहले ही फंसी हुई है सर, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां पहले ही फंसी हुई हैं, उसी पे काम क्या शुरू हो सका है जो पंजाब में भी 12 लाख नौकरियां पैदा करेंगे आप लोग? बिल्कुल शुरू। गुजारिश सुने ना, आप मुझे थोड़ा मौका दे दें। जी सर, आपके पास मौका ही मौका है सर। जी शुक्रिया आपका। तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले मैंने पंजाब के अंदर 7 SAZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूव किए हैं। उसमें से जो 4 हैं वो प्राइवेट हैं, 3 हमारी अपनी SAZ हैं, एक भलवाल में है, एक रहीम जार खां में, एक विहाड़ी में है। ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये जो 7 SAZ और 4 आपकी प्राइवेट है, इन 4 SAZ की तकरीबन कोई $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। यहां से 70,000 आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है, 3 लाख और 30,000 के करीब यहाँ पर इनडायरेक्ट जॉब जो क्रिएट होनी है। कितने अरसे में इसको कंक्लूड कर लें मियां साहब? सर कितने अरसे में ये सब हो सकेगा? ये इसी साल के एंड तक। मेरी अब अर्ज सुन लेना जी। ये यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने BOI जो फेडरल का है, बोर्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें भेज दी। अब वहां से उसकी अप्रूवल आ जाती है।
क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर 2 सहूलतें हम देते हैं। एक तो ये है कि 10 साल का जो ठीक है मियां साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर मुझे थोड़ा सा मौका बाकियों को देने दें, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। कायरा साहब हमारे साथ लाइन पर अगर मौजूद है, सर ये फरमाइएगा कि ये जो पूरी इकोनॉमी की सूरत हाल है, आज की मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद हज पॉलिसी में भी बड़ा क्लियर कहा उन्होंने कि मजीद हमारे पास किसी किस्म की सब्सिडी की एक्स्ट्रा गुंजाइश नहीं है। सर क्या अगले 6 माह में सूरत हाल बेहतर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? सर देखिए गुजारिश ये है, मुझे हैरानगी होती है कि हमारे ये दोस्त जो पीटीआई वाले हैं ये क्या कहानी लेके बैठे हुए हैं कि जी कर्जा चढ़ गया। पाकिस्तान की हर आने वाली हुकूमत पिछलों के लिए कर्जे छोड़ के गई है, ये पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। और आपके कर्जे आपका प्रोपोर्शनेट टू जो आपका होता है ना रेवेन्यू जो आप रिकवरी करते हैं, आपके यहाँ के इनकम हमेशा कम रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा है। तारीख में हर बजट आपका डेफिसिट बजट रहा है यार। आप हर दौर में कर्जे लेते रहे हैं और किसी दौर में आपको ज्यादा लेने पड़े, किसी दौर में कम लेने पड़े। दहशतगर्दी का एक बड़ा तूफान था, उसमें आपको सपोर्ट भी आई, कर्जे भी लेने पड़े। ये बात कैसे चले जाना कि जी पैसे कहाँ लगे। हमें भी बहुत सारे एतराजात है, हम भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमारी बड़ी एतराज थे, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि मोटरवे बनी है, मेट्रो ट्रेन बनी है, मुझे एतराज है उस पर, लेकिन बनी है, वो अपनी जगह मौजूद है। आप ये कैसे चले जाए कौन को कि ये कर्जा। हाँ आइए, आपके पास हुकूमत है, आप उनका स्पेशल ऑडिट कराइए, पकड़िए जिसने अगर पैसा गलत इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल नहीं किया। अब 6 महीने हो गए, इसी मंत्र को पढ़ते जाओगे भाई तो क्या काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में हर वजीर खजाना ने जो पहली स्पीच की उसने यही कहा कि कर्जे बहुत चढ़ गए हैं, मुल्क चलाने के हम पोजीशन में नहीं है। ये बात पहले वजीर खजाना लियाकत अली खान ने भी कही थी और उन्होंने भी सर हर दौर में यही बात होती है, रिपीट यही बात होती है कि खजाना खाली छोड़ के गए। कहना कि जी हम आ गए हैं तो पता नहीं अजाब आ गया है, ऐसा नहीं। और आपको पता था सारा, जब आप हुकूमत में आए आपके लीडर ने बाकायदा जलसों के अंदर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन में बताया कि इतना डेफिसिट है, इतना रेवेन्यू, इतना शॉर्टफॉल है, इतना करंट अकाउंट डेफिसिट है, हर चीज का आपको पता था। अगर कोई चीज आपसे छुपी थी तो बताए। ये अब ये कहना कि हमें पता नहीं था, ये चल गया और पिछली हुकूमत आ गई, वो चलो सारा कुछ कर गई, वो हुकूमत करके चली गई है भाई। अब 6 महीने हो गए आपको, अब ये नहीं दिखेगा आपका चूरन, अब आपको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। हाँ एक काम कीजिए, ये कहना कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। आप ना देखे ना, गौर करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचानक नहीं होता कि ये आधे बिलियन की, 10 बिलियन की, 2 बिलियन की या 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो अचानक कोई कंपनी यहाँ पैसे उठा के ले आती है कि खान साहब की हुकूमत आ गई। वो पहले अपनी फिजिबिलिटीज देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी एनवायरमेंट देखते हैं बिजनेस की, उसकी फिजिबिलिटी के बाद अपने पैसे मोबिलाइजेशन का देखते हैं और वो 6 महीने साल 2 साल की प्लानिंग होती है, तब जाके आते हैं। ये आपकी गवर्नमेंट से पहले जो लोग थे उनके साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे थे और अभी तक इन 6 महीनों में जितना पैसा आया है, सिवाय वो जो आपने पार्क कराया पाकिस्तान के अंदर, और कोई 3.25 साढ़े 3% से लेके 8% तक वो पैसा है, वो भी हैवीएस्ट लोन है। वो तो ये लोन है ही नहीं, ये तो पार्किंग है। उसका पैसा भी आपने उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने चाइना से 8% से ज्यादा पे लोन लिया है, क्या यही लोन मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? और आपके आने पे वो 3000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है। आप पिछलों के कर्जे को रोए जा रहे हैं, बस करो यार। सर लेकिन सूरत हाल जो है वो यही कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट का, आपकी बात दुरुस्त है कि हर दौर में पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, IMF के पास भी जाना पड़ता है और पिछली गवर्नमेंट खाली भी छोड़ के जाती है। लगे मैं कह रहा हूँ जो पहले वजीर खजाना थे पहले जी पाकिस्तान बनने का, उन्होंने भी कहा था खजाना खाली है। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर। पराजा साहब, सर क्या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और ये जितना गर्दाब में हमें फंसाने की कोशिश की है PTI ने कि ये चीज हो सकेगी, सर वाकई क्या इनका कसूर है या रिस्पॉन्सिबल पिछली गवर्नमेंट को ही ठहराना दुरुस्त है? बात तो कायरा साहब ने क्लियर कर दी कि जो भी हुकूमत आएगी वो कर्जे लेगी और अगली हुकूमत के लिए छोड़ के वो कर्जे जाएगी। PTI पहले अजम्पशन का शिकार थी कि $200 अरब आ जाएंगे। दूसरी अजम्पशन थी कि इमरान खान की एक कॉल पे पाकिस्तानी भरपूर रिस्पॉन्ड करेंगे, स्पेशली जो बाहर रहते हैं। तो वो तो डैम वाले मामले पे क्लियर हो गया कि 9 अरब इकट्ठा हुआ, 9 अरब रुपए, 13 अरब रुपए के इश्तिहारात चले जिस पे 9 अरब इकट्ठा हुआ, तो अजम्पशन वो खत्म हुई। अब सूरत हाल ये है कि जब हुकूमत आई PTI की, इनको सबसे पहले जो
जो कन्फ्रंटेशन थी, जो मुश्किल थी, जो प्रॉब्लम थी, वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं थे और जो बाहर 10 से 12 अरब डॉलर का रीपेमेंट करनी थी वो भी नहीं थे। तो पहले 6 महीने तो इन्होंने इस तगोदो में गुजारे हैं कि कहीं से सऊदी अरब से मिल जाएं, यूएई से मिल जाएं, चाइना से मिल जाएं। और सर उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी शुरू में, आखिरी मोमेंट तक वो कंफ्यूजन का शिकार रही। कंफ्यूजन रही, जाहिर है अगर किसी ने देना है तो उसकी मर्जी है ना, वो दे या ना दे। मसलन सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया, सबसे पहले कोई पाकिस्तान की मदद के लिए इस क्राइसिस में आया तो वो सऊदी अरेबिया था। देन यूएई केम। अभी चीन का तो मुझे जाती तौर पे कोई नहीं पता कि चीन दे रहा है नहीं दे रहा, 8% पे है, 18% पे है, 2 अरब डॉलर है, कितना है मुझे कोई नहीं पता। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि मेरे सामने आएगी चीज, प्लेट में आएगी तो मैं उसको देखूंगा कि ये हाँ ये है। IMF के बारे में डेलिबरेटली हुकूमत ने एक कुशन रखा कि हम ले रहे हैं नहीं ले रहे। मैं इसको डिफॉल्ट नहीं कहूंगा, इट वाज अ डेलिबरेट, क्योंकि अगर दोस्त मुमालिक, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे IMF से लेंगे तो कंडीशन बहुत स्ट्रांग होंगी। अगर आप कम पैसे लेंगे और उनको ये भी मालूम होगा कि अगर ये हमारे पैसे ना भी गए तो इनके दोस्त फिल इन कर देंगे, तो मेरा ख्याल है ये डिलेइंग वाज नॉट बाय डिफॉल्ट, इट वाज बाय डिजाइन। ये डेलिबरेट था इन्होंने किया और थोड़ा सा छुपाने की कोशिश भी की, जिस तरह IMF का क्वेश्चन रखा है हमेशा। मॉनेटरी पॉलिसी से हटके जो मिनी बजट पेश हुआ, जिस पे बहस कराए बगैर असेंबली का इजलास प्रोरोग हुआ क्योंकि माहौल ऐसा बन गया, खैर ये पास तो करवा लेंगे, वो ज्यादा एम्बिशियस नजर आता है। मसलन बहुत सारे एरियाज थे जिनमें टैक्स लग सकता था, इन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे एरियाज थे जो इन्होंने रिलैक्सेशन दी। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन एम्बिशियस इसलिए, और वो भी फिर अजम्पशन है। अजम्पशन मैं आपको बता देता हूं कि जो SMEs हैं वो उनके लिए जो कंसेशन मिली हैं वो अगले 3-4 साल में इतना एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे वो खुद ही असद उमर साहब ने कह दिया था कि 2022 और 23 का जो इलेक्शन है उसमें हमें कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। इसीलिए था कि हम SMEs को इतना एक्सपेंड करेंगे, मुल्क में इतना एक्सपेंड करेंगे कि 2022-23 में जाके मुल्क तरक्की कर। अगेन अनदर असम्पशन जिसका कोई सॉलिड नहीं हो सकता। चले बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया सर। एक वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक और चीज, आज नवाज शरीफ साहब ने जो अनऑफिशियल गुफ्तगू की अपने वकील से, उसके कुछ जो मंदरजात बाहर आए, उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर इशारतन कहा है कि जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर आएं और अवाम में वापस इख्तिदार में जाएं, और शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी उन्होंने जोड़ने की भी कोशिश की है जो आज पाक पतन के हवाले से GIT रिपोर्ट आई जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब जो इन दिनों जेल में हैं, लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं उससे लगता ही है, और खुद उन्होंने आज कहा भी कि मुझे वो पहले वाला नवाज शरीफ नहीं समझा जाए, मैं बहुत बदल चुका हूं, और बहुत सी चीजों के ऊपर वो बड़ा रिजिड स्टांस भी इख्तियार किए हैं। कादिर बलोच साहब, सर आपके स्टांस की और आपके मौक़िफ़ की बड़ी जरूरत है इस सेगमेंट में। सर एक तो मियां साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि मुक्तदर कुव्वतें नहीं चाहती कि वो इख्तिदार में वापस आए, और फिर साथ में एक नई रिपोर्ट भी आती है पाक पतन की, उसमें कहा जाता है कि जो सारे का सारा कसूर है वो मियां साहब के ऊपर है क्योंकि वो उस वक्त CM थे। तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि मियां साहब एक केस से कुछ रिलीफ मिले तो अगले केस में फंस जाएं? पहली बात तो जो देखने वाली है, जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है, वो ये है कि अब तक जितने केसेस मियां साहब के ऊपर डाले गए, जितने केसेस पे उनकी ट्रायल हुई, जितनी केसेस की इंक्वायरियां सामने आए, कहीं पर भी उसके ऊपर करप्शन की बात साबित नहीं हो सकी। करप्शन का ही डोल पीटा जा रहा था, यही बात की जा रही थी कि ये खानदान बड़ा करप्ट है, इन्होंने बड़ी करप्शन की, ये क्या वो क्या फलान क्या, और फाइनली जो कंक्लूजन जिस पे वो पहुंचे वो ये था कि इनके खर्चे में और आमदन में तनासब नहीं है, लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई वो एक अदालती कार्रवाई थी, सही है गलत है उसके ऊपर बहुत कमेंट किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अब फिर गुंजाइश पैदा हो रही थी इस बात की कि शायद उनको लीगली रिलीफ मिल जाए अदालतों के जरिए से। इस वक्त वो बंद है, और ये जो लेटेस्ट उसके खिलाफ जजमेंट आई थी, उम्मीद यही बनती जा रही थी, यही कमेंट्रीज भी आ रहे थे, और उसके बाद फिर सडनली ये कार्रवाई सामने आ जाती है। और ये इस किस्म की कार्रवाई है जहां पर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या पाक पतन वाली जमीन जो कि अलाट की गई मियां साहब को किसी सूरत में उसको, उसके खानदान के किसी फर्द को, उसके कारोबार को कोई फायदा उससे पहुंच सकता था या पहुंचा है? बहुत पुरानी बात है जब ये चीफ मिनिस्टर थे। जवाब है नो।
जवाब है नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैदा हो जाता है कि मियां साहब खुद चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उसके भाई चीफ मिनिस्टर रहे, खुद 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर आया, क्या कोई ऐसी सबूत या कोई ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं जहां पर सरकार की जमीन उन्होंने अलाट की हो अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पॉलिटिकल एलाइज के लिए? जवाब फिर भी आ जाता है नो। अभी लास्ट गवर्नमेंट जो बनी हमारी 5 साल गुजर गई, जमीनों से मुतल्लिक अलाटमेंट या उसकी मिसयूज के बारे में किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। उस वक्त अगर उन्होंने वो कार्रवाई की, उसके तफसीलात मैं उतना नहीं जानता हूं, क्योंकि अगर मुझे पहले बताया जाता तो शायद मैं देख लेता और मालूम कर लेता। अच्छा, जो कादिर बलोच साहब से जो मियां साहब ने जो गुफ्तगू की है, अब इसमें क्या क्या सही है? सर, जो मियां साहब ने आज गुफ्तगू की है अपने वकील से, उसी बात पे आ रहा हूं। जी 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 फरमाइएगा। जी 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 मकसद है कि इस केस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी इस वक्त इस मामले को सामने लाने के लिए, जबकि उन्होंने अपना केस मूव किया हेल्थ रीजंस के ऊपर, जमानत के लिए। वो चाहते थे कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्टेशन करें उस वक्त, और ये 6 तारीख या 7 की डेट जो दी गई है, उसको ब्लॉक करने के लिए एक नई कहानी पेश करने की कोशिश की। नेचुरली जब ये तमाम की तमाम कार्रवाई इस तरह से की जाती है, उसके खामोशी के बावजूद मजबूरन फिर उसको कहना पड़ा जो उन्होंने कहा। मैं सिर्फ वापस आपसे टेक लेती हूँ, पराचे साहब से ले लूं। जो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि अब जरदारी साहब और मियां साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, सियासत में आना नहीं चाहती कुव्वतें, तो फिर मियां साहब उसी पैराए में सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। जो केसेस चले हैं, जैसे बलोच साहब कह रहे हैं कि जिस केस में नाअहली हुई, उस केस में तो नवाज शरीफ को उसी इस्ताब अदालत ने बरी कर दिया। जो फ्लैगशिप वाला केस था उसमें तो नवाज शरीफ बरी हो गए, अकामा उसी केस में था। तो ये खासी कंफ्यूजन है। मियां साहब जेल में हैं, जो भी कहें, वापसी तो अब देखे ना, वापसी मियां साहब की कैसे होगी? अगर ये सारे केसेस खत्म हो जाएं, मियां साहब बरी हो जाएं, फिर भी मियां साहब पार्टी सदारत के ओहदे के लिए भी हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसकी रिव्यू पिटीशन भी खत्म हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। दूसरी बात, मियां साहब सियासत में कभी नहीं आ सकते, पार्लियामेंट्री सियासत में, क्योंकि उन पे 61F2 ताहयात अदालत ने लगा दिया। तो ये खासे कॉम्प्लिकेटेड है। मियां साहब दुरुस्त भी कहें, फॉर एग्जांपल जो मियां साहब ने आज कहा और जिस स्टेटमेंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पूरा मुल्क जानता है इसमें अगर एक मिनिस्टर कह रहा है तो क्या उससे फर्क पड़ता है? लेकिन सर वो मिनिस्टर गवर्नमेंट में भी है, ये ज्यादा देखे ना, मिनिस्टर हमेशा गवर्नमेंट में ही होते हैं, लेकिन एक आम जो तासर पाकिस्तान में समझा जाता है। मसलन शाह महमूद साहब ने एक पैराए में बात की, आज ही काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी है। हालांकि सियासत का खात्मा अमाम किया करते हैं, सियासी जमातों के जो नुमाइंदे होते हैं उनको अमाम माइनस या प्लस किया करते हैं। आज तक अल्ताफ हुसैन तो हो नहीं सका। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है। कादिर बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सर शौकत पराचे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ मियां साहब को उम्मीद है कि अवाम वापस इख्तिदार में आने के बाद उनको न सिर्फ दोबारा पावर करेंगे, बल्कि उनके ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं सरासर गलत है। आने वाले हालात बड़े तक ये वाज़ेह करेंगे कि मियां साहब जो इल्जाम मुख्तलिफ कुव्वतों के ऊपर लगा रहे हैं इसमें कुछ सदाकत है या फिर नहीं। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।